नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जैसा कि हम रीट पटवार भर्ती या आरपीएससी के अंदर देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, यानी देश के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं संविधान में ये कहाँ पे वर्णित है, इनके बारे में। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए, यानी देश के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड देश है, वहाँ से लिए गए हैं। और आयरलैंड से लिए गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आयरलैंड से एक और लेडी भी आई थी, एनी बिसेंट भी आयरलैंड से आई थी। आयरलैंड से एनी बिसेंट आई थी, नीति निर्देशक तत्व लाई थी। इस तरीके से आपको एनी बिसेंट के बारे में भी याद रह जाएगा और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी रह जाएगा ध्यान। तो अब हमने देखना है कि इसका उल्लेख संविधान में कहाँ है, किस तरीके से, उसके बारे में देखना है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है तो वो भारत का जो संविधान है उसके भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, यानी अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं और अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। और ये हमें कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। यानी संविधान के स्रोत के बारे में पूछे तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। इसका कहने का भाव अर्थ है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। यानी जो सरकार चाहेगी तो नीति निर्देशक तत्व को लागू करेगी, सरकार नहीं चाहेगी तो नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होंगे। जिस प्रकार अगर बात करें मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार सरकार अगर उन्हें लागू नहीं करती है तो आप न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक तत्व अगर सरकार लागू नहीं करती है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अब इसके बारे में आलोचना भी हुई है। आलोचना ये हुई है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये बात कही थी के.टी. शाह ने। यानी के.टी. शाह ने आलोचना करते हुए ये कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो उस बैंक की भांति है, यानी बैंक की भांति है जिसका चेक का भुगतान बैंक की मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो उसका भुगतान करे या ना करे। उसी प्रकार राज्य की मर्जी पे ये डिपेंड करता है कि वो उससे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे या ना करे। तो चलिए अब हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये क्या है। तो अनुच्छेद जो 38 है वो कहता है कि राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि लोगों को, यानी नागरिकों को, यहाँ लोगों की बात नहीं हो रही है, नागरिकों की बात हो रही है, जिसमें आर्थिक व सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो ये बात अनुच्छेद 38 में की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और अनुच्छेद नंबर 39 कै, जिसमें है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन देने की व्यवस्था। यानी इसमें अनुच्छेद 39 कै में बताया गया है कि विधिक सहायता निःशुल्क दी जाएगी। जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है उन्हें राज्य प्रयास करेगा कि निःशुल्क विधिक सहायता यानी कानून में सहायता दी जाए केस वगैरह लड़ने के लिए। तो वो भी इन पे डिपेंड करता है। इसके बाद अगला नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है? 39 ख क्या कहता है? सार्वजनिक धन स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। इसका कहने का मतलब है कि सरकार यह प्रयास करे कि जो धन का वितरण करना है, यानी जो योजनाएं वगैरह देनी है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, यानी सभी का उससे हित हो, यानी सभी को पूरा हक बराबर मिले। ये राज्य प्रयास करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। उसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अब इसके बाद है अनुच्छेद 39 गै क्या कहता है? धन का समान वितरण, यानी जो धन वितरण किया जाएगा नागरिकों में वो समान रूप से हो, किसी को कम या ज़्यादा नहीं होगा। ये भी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद है जी, गांधी जी का सपना था ग्राम राज्य राम राज्य।
तो अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी भारत में जो निचली इकाई है ग्राम पंचायतों का संगठन होगा, वो अनुच्छेद 40 कहता है। गांधी जी का सपना था, उनको साकार करने के लिए अनुच्छेद 40 को रखा गया था, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन हो, यानी गांव से भी राजनीतिक इकाई के रूप में जाना चाहिए, यानी जो राजनीतिक सत्ता में गांव की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो इसीलिए अनुच्छेद 40 को दिया गया है। इसके बाद है जी अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अब यहाँ कहा गया है कि कुछ विशेष दशाओं में, कुछ कंडीशंस में काम और शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी राज्य कोशिश करे कि उन्हें कुछ हद तक काम दे, शिक्षा दे और लोक सहायता देने का भी प्रयास करे। तो ये बातें सब कहाँ कही गई हैं? ये सारी बातें कही गई हैं अनुच्छेद 41 में कही गई है। आगे कहा गया है अनुच्छेद 42। अब अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता उपबंध, यानी काम की न्याय संगत, काम के अंदर न्याय संगत देना, मानवोचित दशाओं में प्रस्तुति सहायता प्रदान करना, छुट्टी वगैरह के संबंध में इसे जो देना, जिसमें न्यायोचित दशाओं को देखना और उसमें इस चीज़ों का ध्यान रखना। अब इसके बाद आगे बताया गया है अनुच्छेद 43 कहता है कि कामगार यानी कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी व कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। आप इस तरीके से रख सकते हैं, अनुच्छेद 43 कहता है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, यानी छोटे जो कारीगर हैं उनको प्रोत्साहन देना, यानी जैसे हस्तकला वगैरह है तो उनको उद्योग है, छोटे छोटे उद्योगों को भी अधिक महत्व देना, ये राज्य प्रयास करेगा कि उनको भी दे। अब अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 44 कहता है सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाए, यानी वीआईपी कल्चर्स वगैरह ना हो, समान सिविल संहिता हो, यानी सभी को शिक्षा मिले, सभी को एक सम्मान, सभी का सम्मान हो, कोई भी बड़ा छोटा ना हो। समान सिविल संहिता संबंधित अभी भारत के अंदर एकमात्र राज्य है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है, वो है गोवा। चलिए जी आगे अपनी बात करते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी जो आप SC ST OBC को जो कॉलेज वगैरह में स्कॉलरशिप मिलती है वो यहीं से ही मिलती है जी। उसके लिए राज्य प्रयास करेगा कि उन्हें शिक्षा में हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। SC ST OBC को जो स्कॉलरशिप दी जाती है तो वो दी जाती है अनुच्छेद 46 के तहत। तो इस बात का ध्यान रखना, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर के ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य सुविधाओं का राज्य कर्तव्य करेगा, यानी राज्य प्रयास करेगा कि पोषाहार देने का प्रयास करेगा, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा और लोक स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध करने का प्रयास करेगा। यानी लोक स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं जो प्रत्येक अपने राज्य में प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, और प्रयास करेगा इस बात का ध्यान रखना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है राज्य की। राज्य ऐसे मतलब यहाँ देश से भी है और प्रांत से भी है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि व पशुपालन का संगठन, यानी राज्य प्रयास करेगा कि कृषि संबंधी व पशुपालन संबंधी संगठनों के रूप में कार्य करे, यानी उनके लिए प्रोत्साहन करे। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन वन्य जीवों की रक्षा के लिए अगर कोई कहता है आर्टिकल तो वो कहता है अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि वन्य जीवों की रक्षा करे, राज्य प्रयास करेगा। जिस तरीके से योजनाएं चला रही है तो ये बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था, उसके बाद जोड़ा गया था। इसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 39, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है, वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी राज्य प्रयास करेगा जो किले, महल वगैरह है, जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनके संरक्षण को समझेगा, यानी उनकी देखभाल करने का भी राज्य प्रयास करेगा, यानी धरोहर के रूप में संभालने का।
अब इसके बाद यह अनुच्छेद 50 क्या कहता है, ये ध्यान है, बहुत बार पूछा गया है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत है, तो वह अनुच्छेद 50 के तहत है। तो अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। अब आपको कि कार्यपालिका कौन सी, कार्यपालिका वो है जो कानूनों को लागू करते हैं, और न्यायपालिका कौन सी है, न्यायपालिका वो है जो कानूनों की रक्षा करती है। इसके बाद अगला जो है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अभिवृद्धि, यानी भारत की विदेश नीति का नारा अगर कहीं मिलता है तो वो मिलता है अनुच्छेद 51, वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 51 के तहत कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, और यही भारत की विदेश नीति का ध्येय वाक्य है, यानी संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा तो है। तो इस तरीके से इसके अलावा कुछ अन्य भी है जिन्हें नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा जाता है, वो कौन से हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 350 क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, यानी प्राथमिक, जब तक बच्चा प्राथमिक स्तर पर है उसे मातृभाषा में शिक्षा देना। और अनुच्छेद 351 में लिखा हुआ है हिंदी को प्रोत्साहन देना, राज्य प्रयास करेगा कि हिंदी को भी प्रोत्साहन दे, यानी हिंदी को भी आगे बढ़ाएं। तो ये थे नीति निर्देशक तत्व। मित्रों, इनसे ढंग से देख लेना, प्रत्येक परीक्षा में इनके प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो अनुच्छेद इनके देख लेना, किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है, किस देश से लिए गए हैं और इनके मूल्य क्या है, इन चीज़ को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।